हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। US एंड चाइना मस्ट मैनेज देयर डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबली, यानी कि उनको जिम्मेदारी से अपने बीच में जो भी मतभेद हैं, किसको, US और चाइना को, उनको निपटाना चाहिए, उनसे निपटना चाहिए। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन्स मैराथन टॉक्स विद टॉप ऑफिशियल्स इन चाइना। मैराथन टॉक्स मतलब बहुत लंबी जो बातचीत चली, ठीक है। किसकी? US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी किसके साथ में? चाइना के ऑफिशियल्स के साथ में, विच इंक्लूड्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी शामिल थे। हैव अंडरस्कोर्ड द डिज़ायर ऑफ द टू कंट्रीज टू स्टेबलाइज देयर रिलेशनशिप। इसने रेखांकित कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है कि दोनों ही देशों की जो डिज़ायर है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, इच्छा है कि वो अपने रिश्तों को स्टेबलाइज करें एंड द रिजल्टेंट चैलेंजेस, और उससे जुड़े हुए जो अस्थिरता बनी हुई है इनके रिश्तों में, उसकी वजह से जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनसे निपटें। Mr. Blinken stressed that the US would make sure that the competition between the world's two largest economies doesn't veer into conflict। बोल रहे हैं कि इन्होंने, मिस्टर ब्लिंकन ने इस बात पे जोर दिया, कंपटीशन जो है दोनों देशों के बीच में, दुनिया के दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच में, वो इस कन्फ्लिक्ट की वीर इनटू मतलब इस कन्फ्लिक्ट की दिशा नहीं बदलेगा, उससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। Mr. Xi said they should seek common ground rather than engage in vicious competition। और उन्होंने वहीं मिस्टर जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने कहा कि भाई हमें एक बेसिक आधार, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए कि जो हम दोनों के फ़ायदे की बात हो, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे के साथ में हम बड़े ही खराब भेदभाव भरे ऐसे कंपटीशन में उलझ जाएं। उससे बेहतर है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढें और जहाँ से हम दोनों काम कर सकें। बट The Blinken visit also exposed the structural fault lines in the Sino-American competition। लेकिन इसने, जो ब्लिंकन वहाँ पे गए हैं, इस यात्रा पर गए हैं, उसने जो एक रचनात्मक, जो इसमें सिस्टमैटिक कुछ खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, ठीक है, उनको सामने रख दिया है, उनको उजागर कर दिया है। किसमें? सीनो अमेरिकन। सीनो मतलब चाइना और अमेरिका के बीच का जो कंपटीशन है, उसको उन्होंने उजागर कर दिया। He raised America's concern about what he called China's support for Russia's defense industry। उनने इस बात के ऊपर सवाल उठाया कि भाई अमेरिका को इस बात की चिंता है कि चाइना रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एंड threatened actions if Beijing doesn't address this problem। और उनने खतरा पैदा करने वाली बात कही, उन्हें कुछ डराने वाली, धमकी भरी बात करी कि अगर ये बीजिंग को खतरा हो सकता है अगर वो इस प्रॉब्लम से नहीं निपटे, यानी कि वो एक तरह से उनको धमकी दे रहे थे। चाइना स्लैम द हिपोक्रेसी एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द US। चाइना ने वहीं स्लैम किया, मतलब आलोचना करी। किस चीज़ की आलोचना करी? कि भाई US जो है बड़ा ही हिपोक्रेसी वाला देश है, कि हमारे लिए कुछ और नियम, आपके लिए कुछ और, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी वो वाला हिसाब, हमारा कुत्ता टॉमी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता वो वाला हिसाब। भाई हम करें तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा करे तो वो गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है, गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। और बोला, चाइना ने भी बोला कि US बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। विच जस्ट डिसाइडेड टू सेंड मिलिट्री एड वर्थ $61 बिलियन टू यूक्रेन। जिन्होंने, अब इररिस्पॉन्सिबल क्यों बोला? हिपोक्रेसी तो हमें समझ में आ गई क्यों बोल रहे थे, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल क्यों बोला? कि भाई आपने $61 मिलियन की मिलिट्री एड, मिलिट्री मदद यूक्रेन में भेज दी, और फिर उसके बाद में बिना किसी बेस के, बिना किसी सबूत के आपने आरोप लगा दिया अगेंस्ट नॉर्मल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सचेंजेस बिटवीन चाइना एंड रशिया। कि चाइना और रशिया के पास जो पहले से ही हमारे संबंध ऐसे चले हुए हैं, रशिया और चाइना के, जैसे हिंदुस्तान की रशिया से पहले से ही दोस्ती है, वो यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं बढ़ी, ठीक है। हम पहले से ही उनसे ऑयल लेते थे। ये ज़रूर हो गया कि हमने उस दौरान में जब बाकी देशों ने सैंक्शंस लगाया और बंद कर दिया, हमने बंद नहीं करा, ठीक है। तो हमारे और चाइना का भी सेम ऐसे ही रशिया के साथ में पहले से ही रिलेशन है। तो उनको बोला कि हमारे जो पहले से ही नॉर्मल इकोनॉमिक और ट्रेड एक्सचेंज चल रहा है चाइना और रशिया के बीच में, आप उसके ऊपर बिना कोई सबूत के आरोप लगा रहे हो, जबकि आपने खुद ने $61 बिलियन की मिलिट्री एड यूक्रेन में अचानक रैंडमली इस कन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद भेज दी।
ठीक है। चाइना ऑल्सो अटैक द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान एंड साउथ चाइना सी एंड अर्ज वॉशिंगटन टू लुक एट चाइनाज डेवलपमेंट इन अ पॉजिटिव लाइट। चाइना ने यूएस की जो पॉलिसीज अभी तक रही हैं ताइवान और साउथ चाइना सी के प्रति, उनको भी उनने निंदा करी, उसके ऊपर भी आक्रमण किया और वॉशिंगटन को एक गुहार लगाई कि भाई आप चाइना की जो डेवलपमेंट हो रही है ना उसको पॉजिटिव लाइट में देखो, उसके पॉजिटिव पहलुओं को देखो, आप उसमें नेगेटिव ढूंढने की कोशिश मत करो। बोथ द यूएस एंड चाइना हैव म्यूचुअल डीप मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स मतलब संदेह है, एक दूसरे के ऊपर डाउट है। तो दोनों ही यूएस और चाइना के अंदर म्यूचुअल ही मतलब पारस्परिक रूप से दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के प्रति डाउट है, एक दूसरे के प्रति कुछ शंकाएं हैं। US National Defense Strategy documents name China as a revisionist power। तो US के नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें चाइना को एक रिविजनिस्ट मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसा देश, एक ऐसी पावर जो परिवर्तन ला रही है, बदलाव ला रही है, वो नाम दिया गया है। एंड अ पेसिंग टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री चैलेंजर, और पेसिंग मतलब गति कर रहा, बढ़ रहा, तेजी से एक टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री चैलेंज बन रहा है इस यूएस के लिए, ये नाम उनको दिया गया है। किसको? चाइना को। The US has imposed export controls to limit China's growth in strategic sectors। US ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की कोशिश करी है ताकि चाइना की ग्रोथ को रोका जा सके कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स कौन से होंगे? जहाँ पे जो बाकी देशों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बड़ा कैलकुलेटिव वे से वो काम कर रहे हैं कि अच्छा इसमें हम आज अगर कम ग्रोथ है फ्यूचर में और ज़्यादा होगी, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, particularly semiconductors, and imposed high tariffs on Chinese goods। खासतौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चाइनीज सामानों के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स टैक्सेस लगाए हैं। इट हैज़ ऑल्सो डबल डाउन ऑन इट्स सपोर्ट फॉर ताइवान। उन्होंने ताइवान के प्रति अपना सपोर्ट भी दोगुना कर दिया है। एंड बॉल्स्टर्ड डिफेंस कोऑपरेशन विद फिलीपींस, और फिलीपींस के साथ में अपने जो मिलिट्री संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया है। विच हैज़ डिस्प्यूट्स विद चाइना इन द साउथ चाइना सी। अब फिलीपींस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच में द्वंद्व चल रहा है। Beijing has blamed the US for South China Sea tensions and called Washington's support for Taiwan as an intervention in its internal affairs। बोल रहे हैं बीजिंग ने यूएस के ऊपर आरोप लगाया कि साउथ चाइना सी में जो टेंशन्स हैं वो वॉशिंगटन की वजह से हैं, और वॉशिंगटन को उन्होंने कॉल आउट भी करा कि भाई आप ताइवान को अपना सपोर्ट दे रहे हो, काफ़ी निंदनीय है और ये हमारे देश के आंतरिक मसलों के ऊपर हस्तक्षेप करने जैसा है, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अपना एक अभिन्न अंग मानता है, और ताइवान जो है अपने आप को एक अलग देश मानता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे सिचुएशन चल रही है। तो चाइना वॉशिंगटन यानी कि यूएस जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, और जैसा कि हमने ऊपर लाइन में पढ़ा कि उन्होंने अपना सपोर्ट डबल कर दिया है, जिससे चाइना गुस्सा है। ठीक है, while it is practically impossible to reset ties given these structural challenges। और हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम रियलिस्टिक बात करें, रियलिस्टिक अप्रोच रखें, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप कोई रीसेट का बटन दबा के सारे रिश्ते जैसे थे पहले वैसे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बोलते हैं ना कि कोई धागा टूट जाए तो उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें गांठ पड़ जाती है। सेम इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच की बात है इस वक्त, कि आप इस वक्त जो भी कर लें वो आप यही करेंगे कि भाई अपने बेनिफिट के लिए कुछ कहीं पे कुछ अलग प्लानिंग कर लें कुछ, लेकिन जो आपके रिश्तों में जो खटास आ चुकी है, जो गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे आप उसको रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऑल ऑफ अ सडन यूएस जो है ताइवान से अपना सपोर्ट वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ताइवान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में अगर वहाँ पे किसी का होल्ड हो तो ट्रेड के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यूएस वहाँ से पीछे नहीं हट सकता, यूक्रेन से यूएस पीछे नहीं हट सकता, रशिया के साथ में यूएस की पक्की दकड़ी दोस्ती है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से दुश्मनी है, सॉरी। तो चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत समय पहले से है, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप एक दूसरे को बोल नहीं सकते कि भाई तुम ये करो तो भी हम मानेंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको इन मसलों को जहाँ पे मतभेद है उनको साइडलाइन करो, और जहाँ पे कोऑपरेशन हो सकता है उस तरफ ध्यान दो, ये कर सकते हो आप।
देयर आर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एज वेल, कि वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई सारे एरियाज़ पे हम लोग एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं. इन नवंबर 2023 व्हेन प्रेसिडेंट शी एंड बाइडन मेट इन कैलिफोर्निया, जब नवंबर 2023 में जी और बाइडन मिले थे कैलिफोर्निया में, बोथ साइड डिसाइडेड टू रिज्यूम बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन. दोनों ही तरफ ने, चाइना और यूएस ने, ये डिसाइड किया था कि हम द्विपक्षीय मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट कर देंगे. रिज्यूम मतलब दोबारा से स्टार्ट कर देंगे. कोऑपरेट इन एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो रिस्क हैं उन पे काफ़ी सारे देश एक दूसरे के मिल के मदद करके प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लॉज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों को रोका जाए. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस, अमित शाह जी की भी वीडियो डाल दी गई थी, उससे पहले रश्मिका मंदाना और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स की वीडियोस कुछ अलग से मॉफ्ट जो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोस वो डाल दी गई थी. तो इस तरीके के रिस्क से किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, इसके रिस्क भी जुड़े हुए जो होंगे वो नए होंगे, उनके ऊपर पुराने लॉज काम नहीं करेंगे. तो ये सभी देश मिलकर इनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी ये कोऑपरेट करेंगे. एंड लॉन्च एफर्ट्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ फेंटेनिल. तो फेंटेनिल क्या है? फेंटेनिल एक सिंथेटिक है जिसको हम पेन मेडिकेशन में और एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं. तो उसके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए कि भाई हम इसके प्रोडक्शन के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस लगा सकें, उसके ऊपर भी ये दोनों देश साथ में काम करने को राजी हो गए हैं. टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आर ऑल्सो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. तो ये भी दो ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे निपटें, और फूड सिक्योरिटी जो है, इस इशू जो चल रहा है फूड सिक्योरिटी का, फूड क्राइसिस का, उससे भी बचा जाए. A key lesson from the Cold War is that if competition between superpowers turns ugly, it could affect the world through proxy conflicts. बोल रहे हैं कि एक जो बात हमें कोल्ड वॉर से समझ में आई है, एक जो पूरी दुनिया ने एक सबक लिया है कोल्ड वॉर से, वो ये है कि दो सुपर पावर्स अगर कंपटीशन में आती हैं और उनके बीच का कंपटीशन जो है वो शत्रुपूर्ण बन जाता है, टर्न्स अगली मतलब दुश्मनी वाला बन जाता है, तो वो पूरी दुनिया को प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स मतलब दो अलग देश लड़ रहे हैं, उनके बेसिस पे तीन कोई अलग ही देश का नुकसान हो जा रहा है, उस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स में वो उलझ सकते हैं. एंड इकोनॉमिक वॉर्स एंड डिप्लोमेटिक क्राइसिस, इन सब चीज़ों में वो उलझ सकते हैं. एज द टू मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दे शुड स्टे अवे फ्रॉम रिपीटिंग हिस्ट्री. अब क्योंकि वो दुनिया की दो सबसे बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं तो उनको इतिहास को खुद को दोहराने से रोकना चाहिए. इवन इफ दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व देयर आइडियोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस. हालांकि कि मान लो वो दोनों एक दूसरे के साथ में अपने जो विचारिक मतभेद हैं और जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस उनको नहीं सुलझा सकते या नहीं सुलझाना चाहते, दे शुड बिल्ड द गार्ड रेल्स दैट कुड प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम टर्निंग अगली. तो भी उनको एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एक सुरक्षा का बैरियर बनाना चाहिए कि इसके आगे कि हम दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या इससे आगे हमें और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना, हम कोशिश करेंगे कॉपरेशन से चले. ठीक है, उसमें क्या होगा कि स्थिति गंभीर नहीं होगी, बाकी देश उसमें उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं. एंड स्टे फोकस्ड ऑन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, और जहाँ पे कोऑपरेशन हो सकता है वहाँ पे इनको ध्यान देना चाहिए. एड्रेसिंग द कॉमन चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जिससे क्या किया जा सके, दुनिया के जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं उनसे हम निपट सकें. ठीक है, तो ये था पैसेज. चाइना और यूएस के रिश्ते जो ख़राब हुए थे उसके बाद में एक मीटिंग हुई है. ठीक है, वहाँ के जो एक मिनिस्टर हैं उनके साथ में चाइना के ऑफिशियल्स की, तो उसमें क्या क्या नतीजे निकल कर आए हैं और पहले इनके रिश्ते कैसे थे इन दोनों देशों के, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई है. ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, बेस्ड ऑन द रीसेंट टॉक्स बिटवीन यूएस सेक्रेटरी एंड Secretary of State Antony Blinken and Chinese officials, what was emphasized as key objective for US and China in managing their bilateral relationship? क्या मुख्य पहलू बताया गया कि भाई इसकी वजह से आपको काम करना चाहिए कि दोनों रिश्ते स्टेबल करने की बात करें. ठीक है, जिन मसलों पे मतभेद है, ठीक है, उनको नहीं आप सुलझा सकते तो छोड़ो उनको, लेकिन जहाँ पे कोऑपरेशन से चल सकते हैं उनको तो देखो, है ना, वहाँ पे तो कोऑपरेट करो. क्योंकि अब ये चाइना बोल दे कि नहीं हमें यूएस की ज़रूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं है. कितने सारे बच्चे यूएस में पढ़ने जाते हैं, चाइना के भी जाते हैं, और चाइना अगर यूएस ये बोल दे कि हमें चाइना की ज़रूरत नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर ऐसा है जो चाइना से होकर ही माल आता है. अब हिंदुस्तान ने भी, हमने जो
टिकटॉक और ऐसी चीज़ें बैन कर दी, इतने सारे वेबसाइट्स और इतने सारी चीज़ें बैन कर दी, बट हमारा उनके साथ में ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो बढ़ा ही है, वो साल दर साल बिलियंस एंड ट्रिलियंस में बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान चाइना को पलट के एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से इम्पोर्ट ही हो रही हैं चीज़ें। तो हम आज की ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में ये नहीं बोल सकते कि कोई देश है वो अकेले सब कुछ मैनेज कर लेगा, राइट। वो तभी होगा जब उसको अपने लोगों की परवाह नहीं है, अपने लोगों के फ्यूचर की परवाह नहीं है, तभी कोई देश कर सकता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। द यूएस stress the need to end all forms of cooperation with China to prevent economic dependency and safeguard national security। बोल रहे हैं यूएस ने जोर दिया कि वो चाइना के साथ में किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं रहे और नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। तो ये इनकरेक्ट है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तो रहेगी ही रहेगी। चाइना highlighted the necessity of completely sovereign economic ties with the US। उनने बोला कि भाई completely अलग थलग कर दो यूएस के साथ में, to focus on developing stronger relations with Russia and other allies। क्योंकि वो रशिया और दूसरे दोस्त जो है उनके साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो यूएस से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट है। बोथ कंट्रीज एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू स्टेबलाइज देयर रिलेशनशिप एंड इंश्योर दैट देयर कॉम्पिटिशन डज नॉट लीड टू कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही देशों ने बोला कि भाई हम रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर सुधारे ना तो एटलीस्ट स्टेबलाइज कर दें, ठीक है, और ज़्यादा मतभेद ना हो और कोऑपरेशन से काम करें। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What issue did U.S. Secretary of State Antony Blinken raise during his talks with Chinese official which reflects a point of contention between the U.S. and China? तो जो एक मतभेद उनमें देखने मिला वो ये देखने मिला कि चाइना के ऊपर यूएस जो है आरोप लगाता है कि भाई आप रशिया की मिलिट्री जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है, लेकिन फिर वहीं इसके जवाब में चाइना ने बोला कि भाई यूएस तो बड़ी दोगली बात करता है, हिपोक्रेसी की बात करता है और भाई ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे तो रिश्ते रशिया के साथ में पहले से ही अच्छे थे, हम तो पहले से उनके साथ में टाइज वगैरह में डिफेंस टाइज हो सकती हैं, कोई और ट्रेड टाइज हो सकते हैं, उसमें थे। लेकिन आपने तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही कन्फ्लिक्ट हुआ वैसे ही आपने $61 बिलियन के मिलिट्री एड यूक्रेन भेज दी। तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, आप खुद हिपोक्रेसी वाली बात कर रहे हो। आप हमसे चाहते हो कि हम रशिया से संबंध तोड़ दें जो कि पहले से अच्छे हैं, और आपने सिर्फ इस कन्फ्लिक्ट के दौरान में रशिया को हराने के लिए वहाँ पे उनके साथ में संबंध बना लिए यूक्रेन के साथ में, तो ये तो गलत बात है ना। So, Blinken condemned China's increasing military presence in international waters, demanding ब्लिंकन ने चाइना का इंटरनेशनल वाटर्स में जो कब्जा है उसके लिए उनको निंदा करी। तो इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन चाइना ने यूएस का साउथ चाइना सी में जो हस्तक्षेप है उसकी निंदा करी। एंड इमीडिएट विड्रॉल टू अवॉइड डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, इनकरेक्ट है। He criticized China's support for Russia defense industry, highlighting it as a problem that needs to be addressed to avoid further complications in the US-China relation। बिल्कुल करेक्ट है कि चाइना रशिया के साथ में संबंध बना के रख रहा है, मिलिट्री डिफेंस को सपोर्ट कर रहा है और ये मुश्किल है हमारे लिए, ये चीज़ उनने कही, तो करेक्ट है ये चीज़। वॉट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? देखो पैसेज में हमें कुछ ऑप्टिमिस्टिक देखने नहीं मिल रहा, एक सजेशन सुझाव या दो मतभेद वाले देशों के बीच में एक कुछ रिकंसाइल होने की स्थिति हमें लग रही है, पर ऑप्टिमिज्म अभी हम कह नहीं सकते, बिकॉज इन दोनों देशों के बीच में पहले भी बहुत बार सुलह हुई है, फिर झगड़ा हुआ है, फिर सुलह हुआ है, मतलब वो टिपिकल सास बहू ड्रामा इनका चलता रहता है। तो ऑप्टिमिस्टिक कुछ नहीं है। न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी दो सुपर पावर्स आमने सामने होती हैं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं या फिर जो तीसरा कोई भी देश है वो बीच में पिसेगा ही पिसेगा, उसको एक साइड लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर के तहत हुआ, आधे देश रशिया के साइड पे थे, आधी दुनिया, और आधी दुनिया यूक्रेन के साइड पे थी। अभी इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी हिंदुस्तान भी आधा आधा बट गया है दो भागों में। कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर, अब यहाँ पे देश की तो बात रही नहीं गई, लोग ही बट गए हैं। कई सारे देशों में जो कंट्रीज इजराइल को मदद कर रही हैं उन देशों के जो नागरिक हैं, ठीक है, पैलेस्टीनियन नागरिक नहीं, नॉर्मल जो आम तौर पे नागरिक हैं, वो उन देशों की निंदा कर रहे हैं कि भैया आप क्यों हमारा इतना पैसा इन देशों में भेज रहे हो मिलिट्री एड के तौर पे या फिर मदद के तौर पे, और उनको वॉर करने के लिए, बच्चों के मारने के लिए आप पैसा भेज रहे हो, राइट। तो न्यूट्रल तो आप रह नहीं सकते इसमें,
ये न्यूट्रल राइटर भी नहीं है। क्रिटिकल, अब यहाँ पे किसी भी एक देश को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ना उनने चाइना की निंदा करी, ना उनने यूएस की निंदा करी, ना उनने कुछ पॉलिसीज़ की निंदा करी, पर उन्होंने बार बार रिपीटेडली एक बात कही कि कोशिश करो रिकंसाइल करने की, कोशिश करो रिश्तों को सुधारने की। तो उसका मतलब क्या हो गया? कॉन्सिलेटरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? Military strategies and advancement। तो यहाँ पे केवल मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की बात नहीं कर रहे, कोरिलेशन, कोऑपरेशन किसी भी तरीके का हो उसकी बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ट्रेड रिलेशंस, ये भी बात नहीं करी। मैनेजिंग कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना, बिल्कुल करेक्ट है। यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन को और जो मतभेद है, कन्फ्लिक्ट है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what has been a significant outcome of meeting between President Xi and Biden in November 2023? तो 2023 में जो उनकी मीटिंग हुई थी ना, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो द्विपक्षीय मिलिट्री संबंध है हम उनको स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइजेज है उनको स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो सिक्योरिटी के ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं, उसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, राइट। ऐसे कुछ वादे हुए थे। दे अग्रीड टू फुली रीसेट यूएस चाइना टाइज, बोला राइटर ने फर्स्ट सेकंड पैसेज में बोला कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप कंप्लीटली रीसेट कर दो। ओवरकमिंग ऑल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस एंड रिजॉल्विंग देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इनकरेक्ट है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मानते हैं, आपके रीजनल डिफरेंसेस हैं, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, मानते हैं, लेकिन जहाँ पे समझौते हो सकते हैं वहाँ पे तो करो। तो कुछ से शुरुआत होगी, आज कुछ से शुरुआत होगी, हो सकता है कल जाके ये भी मसले ठीक हो जाए, पर अभी के लिए उन्होंने ये नहीं बोला कि ये हटा दो, ये नहीं हो सकता इमीडिएटली। दे डिसाइडेड टू इम्पोज फर्दर इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईच अदर, ये भी इनकरेक्ट है। They opted to discontinue their military-to-military communications to focus more on unilateral military advancements, incorrect है। ये जब मतभेद बढ़ा था तब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, हॉल्ट पे डाल दिया था, अब उसको रिज्यूम करने की बात की जा रही है, ठीक है। They agreed to resume bilateral military-to-military communication, correct है इतना। Collaborate on artificial intelligence risks, correct है। And address fentanyl production, fentanyl जो एनेस्थीसिया वगैरह में काम आता है, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे लोग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज अ प्राइमरी रीजन फॉर द यूएस इम्पोजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन चाइना अकॉर्डिंग टू द पैसेज? बोल रहे मुख्य क्या कारण है कि यूएस जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रहा है चाइना के ऊपर? फर्स्ट है टू सपोर्ट ताइवान एंड इम्प्रूव इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम चाइना, देयर बाय मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक। तो इतना उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई हम ताइवान की मदद करने के लिए ये कर रहे हैं, इतना भला कोई भी देश नहीं होता, ठीक है। सब लोग फर्स्ट प्रेफरेंस अपने आप को देते हैं, सारे देश फर्स्ट प्रेफरेंस अपने आप को देते हैं, दूसरे का देख के कोई भी अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाता, ठीक है। सो इनकरेक्ट है। टू लिमिट चाइनाज ग्रोथ इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर, बिल्कुल करेक्ट है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उनका पार्ट है, क्योंकि फिर जो उनकी सिलिकॉन वैली में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और इतना कंपटीशन है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो उनकी इंडस्ट्री जाएगी, ठीक है। तो वो चाइना को कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर सेक्टर, इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनकी ग्रोथ को लिमिट करना चाहते हैं एज पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री एडवांसमेंट, ताकि ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के फील्ड में जितना एडवांसमेंट तरक्की हो रही है उसमें एक कॉम्पिटिटिव एज बनाई जा सके, जिसमें अपर हैंड किसका हो? यूएस का हो। इसलिए उन्होंने इतने सारे सैंक्शंस वगैरह लगाए हैं चाइना के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। On March 11, Prime Minister Narendra Modi used social media to announce India's entry into a small club of countries capable of delivering multiple nuclear warheads on a single missile. मार्च 11 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये घोषणा करी कि हिंदुस्तान उन कुछ देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक ही सिंगल मिसाइल के द्वारा ले जाने की क्षमता हो गई है। दिस वॉज डैश विद द डैश फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5। तो इसको क्या किया होगा? अचीव किया गया होगा। दिस वॉज अचीव्ड विद द फाइनल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 या इंटरनल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5, कुछ होगा इससे जुड़ा हुआ, राइट।
India's longest range ballistic missile with a range of over 5000 kilometers. हिंदुस्तान की सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, जिसमें कि बार बार इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप से किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, अपने आप से टारगेटेबल, अपने आप से टारगेट कर सकता है री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी अंडर मिशन दिव्यास्त्र बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको बनाया गया था। सिंस डैश फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012, जब से इसका पहला टेस्ट हुआ है अप्रैल 2012 में, अग्नि 5 हैज डैश several tests and developments including canisterization to improve its ease of handling and operation। अग्नि 5 हैज अंडरगॉन हो सकता है कि बहुत सारे टेस्ट से गुजरी है, बहुत सारे डेवलपमेंट से गुजरी है, जिसमें कि कैनिस्टराइजेशन भी किया गया है, जिसके तहत इसका अब हैंडलिंग मतलब इसको लाना ले जाना हैंडल करना बहुत इजी हो गया, इसका ऑपरेशन बहुत इजी हो गया। द MIRV सिस्टम्स इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम and high accuracy sensor packages ensure that the re-entry vehicles reach the target points accurately। जो MIRV सिस्टम है वो स्वदेशीकरण है, स्वदेशी निर्मित है एवियोनिक सिस्टम, हवा में चलने वाला। एवियोनिक्स हमने पहले पढ़ा था, एविएशन मतलब एयर से जुड़ा हुआ, हवा में चलने वाला, हवा से जुड़ा हुआ, और निक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एवियोनिक्स मतलब एविएशन से जुड़ा हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और इसके सेंसर पैकेजेस जो हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जब व्हीकल री एंट्री करें तो वो टारगेट पॉइंट पे एकदम एक्यूरेटली पहुंच जाए। द DRDO सेट द मिशन अकम्प्लिश द डिज़ाइन पैरामीटर्स। तो DRDO ने कहा कि इस मिशन से जो हमने पैरामीटर्स, जो मापदंड हम चाहते थे वो हमने हासिल कर लिए। द टेस्ट ऑल्सो कम्स 5 years आफ्टर इंडियाज मेडन एंटी सैटेलाइट टेस्ट अंडर मिशन शक्ति। जो हिंदुस्तान का पहला एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया गया था मिशन शक्ति के अंतर्गत, उसके 5 साल बाद ये टेस्ट कंप्लीट हुआ है। On March 27, 2019, a live satellite in the low Earth orbit of around 300 kilometers shot down using a modified interceptor of the ballistic missile defense system। 27 मार्च 2019 को एक लाइव सैटेलाइट जो कि अर्थ के लो ऑर्बिट में 300 किलोमीटर की दूरी पर चल रही थी, उसको मार गिराया गया मॉडिफाइड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करते हुए। किसका मॉडिफाइड इंटरसेप्टर? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मॉडिफाइड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करते हुए उसको मार गिराया गया। फर्स्ट है दिस वॉज डैश विद द डैश फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5। एस्टैब्लिश्ड मतलब किसी चीज़ का स्थापित करना, डिमिनिश्ड मतलब कम करना, अकॉम्प्लिश्ड मतलब अचीव करना, हासिल करना, सफलतापूर्वक किसी चीज़ को हासिल करना, और डिटैच्ड मतलब अलग करना। तो ये अकॉम्प्लिश किया गया ना, अचीव किया गया ये चीज़, तो ऑप्शन सी अकॉम्प्लिश इज करेक्ट विद द डैश फ्लाइट टेस्ट विद द एविडेंट मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो तर्क संगत है। ठीक है, तो यहाँ पे तर्क संगत बात नहीं है कि हाँ जी ये तो दिखाई दे रहा है। प्रिवेंट मतलब बचाना। पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत कोई बड़ी कुछ घटना होने वाली है, उसके पहले से हमें संकेत मिल जाता है। जैसे सुनामी आने वाली तो पानी पीछे हट जाता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में तो पता चल जाता है कि हाँ जी सुनामी आने वाली है। तो वो पोर्टेंट मतलब पहले से ही किसी बड़ी घटना के होने के संकेत मिल जाने। और मेडन मतलब फर्स्ट, शुरुआती। तो पहली फ्लाइट टेस्ट जब हुआ था अग्नि 5 का, तब से ही उसके बाद से अकॉम्प्लिश किया गया है। सो ऑप्शन डी मेडन इज करेक्ट। सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012, जब से इसका पहला, अब देखो इट अपॉस्ट्रोफी एस ये होता है इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज का तो भाव है नहीं, क्योंकि उस एक ही मिसाइल है ना, तो इट्स बिलोंगिंगनेस कि इसका जब से पहला टेस्ट हुआ है 2012 में, तब से ये चीज़ चल रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर और देयर नहीं आएगा। सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012, अग्नि 5 हैज़ अंडरगॉन मतलब कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ। ठीक है, प्रोन मतलब किसी चीज़ से प्रति आपका झुकाव है, किसी चीज़ से आप इम्यून है। ठीक है, टेंड टू करते हैं कि आप इस तरफ ज़्यादा प्रोन है, आप इस तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है, आप आर्ट की फील्ड में आपका ज़्यादा झुकाव है। बायगॉन बीता हुआ, माइलस्टोन महत्वपूर्ण
ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए हैज़ अंडरगॉन सेवरल टेस्ट. On March 27, 2019, a live satellite in the low Earth orbit of around 3 किलोमीटर were shot. एक थी a live satellite, तो एक थी तो were प्लूरल नहीं आएगा, are प्लूरल नहीं आएगा, is और was. पास्ट की घटना अभी नहीं हुई है, मार्च 27, 2019 को ही है. शॉट पास्ट बता रहा है तो क्या आएगा, was shot down. ऑप्शन सी इज करेक्ट. India summoned the Canadian Deputy High Commissioner on Monday and lodged a strong protest over the incident. अब the incident बताता है कि कोई घटना हुई है जिसके बाद में हिंदुस्तान ने कनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर को समन करा मंडे को और उनके सामने अपना प्रोटेस्ट, अपना विद्रोह जाहिर करा. ठीक है, तो घटना क्या हुई है वो तो हमें पता ही नहीं चली, तो पी स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ठीक, which was described by the Ministry of External Affairs as disturbing, जिसको Ministry of External Affairs ने इस घटना को बहुत disturbing बताया है. New Delhi has stated that such actions, ऐसे actions, again किसी घटना के बारे में ही बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्यों भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो. Not only impact the India-Canada relations but also encourage a climate of violence and criminality in Canada. कि ऐसे जो actions हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं वो ना केवल हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों के ऊपर मतभेद लाएंगे, खटास लाएंगे, प्रभाव डालेंगे, बल्कि साथ ही साथ कनाडा में भी एक इस तरीके के वायलेंस को बढ़ावा दिया जाएगा और क्रिमिनलिटी, वहाँ पे क्रिमिनल्स की संख्या भी बढ़ेगी इस तरीके के अगर उपद्रवी लोग वहाँ पे होंगे तो. The pro-Khalistan slogans raised at a public event which was attended by Canadian Prime Minister Justin Trudeau and other leaders इन आगे किसी जगह का नाम होगा तो इन इंडिया तो नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं हुए, न्यू दिल्ली में नहीं हुए, कहाँ हुए, टोरंटो. इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है ना, आगे कंप्लीशन चाहिए कि टोरंटो में क्या हुआ, एक कोई फंक्शन चल रहा था, कोई इवेंट हो रहा था, पब्लिक इवेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी शामिल थे और वहाँ पे अचानक से प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लोग चिल्लाने लगे. ठीक है, इन Toronto on Sunday validate India's claim that Canada has been giving space to separatism and extremism. तो इससे जो कनाडा का अभी तक का वादे हैं, वचन है कि भाई हिंदुस्तान के अभी तक का जो उनके ऊपर आरोप है कि भाई कनाडा जो है सेपरेटिस्ट को और एक्सट्रीमिस्ट को जगह देता है, उनको बढ़ावा देता है, वो बात जो है सच हो जाती है. राइट, तो हमें पता चलेगा कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा और आर के बाद में एस हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा. अब देखो, आर ए में फर्स्ट स्टेटमेंट है और डी में फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ए में आर के बाद एस आ रहा है, डी में आर के बाद क्यू आ रहा है. हमें पता है कि एस स्टेटमेंट जो है वो आर स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The review signals GDP will grow close to 7% in 2024-25. रिव्यू मतलब जो इसका आंकलन किया गया, एनालिसिस किया गया दोबारा से, वो ये दर्शाता है कि भाई जीडीपी जो है वो 7% के आसपास रहेगी. कब, 2024-25 के लिए, विथ स्कोप टू गो वेल अबव 7% बाय 2030. और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक वो 7% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. From about 3.7 trillion this year, India's economy will expand to 5 trillion in 3 years. बोल रहे हैं इस साल तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है. ठीक है, अब माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एंड कुड हिट द $7 ट्रिलियन मार्क बाय 2030 इट रेकॉर्ड्स. और जिसकी वजह से 5 ट्रिलियन पहुंचते ही दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और आगे आने वाले सालों में 2030 तक ये 7 ट्रिलियन का भी आंकड़ा पार कर सकती है, ऐसा मान रहे हैं. अब इट रेकॉर्ड्स किसने माना, ये चीज़ किसने माना, किसी ने माना होगा ना, तो कहाँ पे माना गया, यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. ए फर्स्ट स्टेटमेंट है भी नहीं. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट या तो डी है या फिर सी है फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इन 2 phases. हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को हम 2 चरणों में बांट देते हैं, 1950 से 2014 एंड अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ. और एक जो दशक 10 सालों का समय परिवर्तन का, ग्रोथ का जो परिवर्तन आया है, जब कब से, सिंस
2014. The review stresses that state of economy was far more encouraging when Prime Minister Narendra Modi assumed power. तो ये जो यहाँ पे रिव्यू आया है वो जोर देता है कि इकोनॉमी का जो स्तर है, इकोनॉमी की जो दिशा है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली है जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से. Ahead of the interim budget for 2024 on Thursday, बोल रहे हैं अपने अंतरिम बजट से पहले 2024-25 का जो अंतरिम बजट उन्हें देना था, यानी कि ये कब की बात है, जनवरी फरवरी में जब इंटरिम बजट आया. इंटरिम बजट क्या होता है? एक शॉर्ट ड्यूरेशन का बजट जिसको साल भर नहीं चलाना है, क्योंकि अब ये इलेक्शन ईयर है तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक चलाना है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान पे कोई भी पॉलिसी मेकिंग नहीं हो रही है. उस टाइम पे आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं. इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद में सरकार बनने में थोड़ा समय लगेगा. उस दौरान तक क्या पॉलिसीज़ के बेसिस पे किस स्तर पे इस साल को चलाया जाएगा, तो वो काम नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करते रहेंगे, पॉलिटिशियंस अपने काम में व्यस्त रहेंगे. तो ब्यूरोक्रेट्स के पास में एक बजट, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हमने इसके तहत काम करना है. वो होता है इंटरिम बजट. थर्सडे को पेश किया गया. द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10 years रिव्यू ऑफ इकोनॉमी विद सम फॉरवर्ड आउटलुक सर्व्स एज अ प्रॉक्सी टू द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे. तो बोल रहे हैं कि इस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10 साल का एक क्या दिया है, रिव्यू दिया है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी है, क्या क्या हमने किया है. तो ये एक एनुअल इकोनॉमिक जो सर्वे है उसका प्रॉक्सी है, उसका एक दूसरा रूप है, शॉर्ट रूप है. पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स, तो हमें पता चल गया कि सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इंटरिम बजट पेश होने से पहले उन्होंने 10 साल का एक रिव्यू दिया है जिसके बारे में सारी चर्चा हुई है. तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज एबिलिटी टू ग्रो हेल्दी विद लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स. 2014 के बाद के जो रिफॉर्म्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक की एबिलिटी, क्षमता कि भाई वो हेल्दीली ग्रो करे, लंबे समय तक ग्रो करे, मजबूती से ग्रो करे, इसको रिस्टोर करा है. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स एंड मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशंस, ऐसा ये तर्क देते हैं. ठीक है. अब पोस्ट 2014 तब बात करी जाएगी जब हमें पहले पता चलेगा कि भाई इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया. ये बांटा गया 2 हिस्सों में. अब सबसे पहले देखो यहाँ पे बात करें कि 2024-25 के लिए बजट है. तो 2024-25 के लिए क्या आंकलन लगाया गया, ए में लगाया गया, तो ये होगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट कि इसमें इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2014 से पहले और 2014 के बाद का. ठीक है. और उसके बाद आएगा कि भाई ये डी और ई पॉइंट उसके बाद में फिट होंगे. Growth was hobbled by structural constraints such as tardy decision making, ill-targeted subsidies and large informal sector, while inflation was unpalatably high. ये किसकी बात करे जा रहे हैं? ग्रोथ से पहले की, 2014 से पहले की. ठीक है. तो रुकी हुई थी, कोई वहाँ पे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं था, सुस्त डिसीजन मेकिंग था. सब्सिडीज जो दी जा रही थी वो टारगेटेड लोगों को नहीं दी जा रही थी. इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था. ये सब चीज़ें उन्होंने बोली कि 2014 से पहले हो रही थी. तो ये क्या हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट. लेकिन 2014 के बाद में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बड़ी मजबूती से हुई है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट. तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? CABED, CABED, ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. रुको, मेरे को अपने चप्पलें निकालने दो. ये किसने कहा? ऐसा मतलब अपने आप को छुड़वाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए मृदु ने बोला. जैसे मान लो आपको कोई खींच रहा हो अपनी तरफ, आप उसको प्रोटेस्ट करोगे, रुको रुको मेरे को ये चीज़ तो करने दो, राइट. सेम ऐसा मृदु ने कहा. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना एकदम से बाहर भागे और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया. She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने उनको बड़े आराम से, सलीके से, जो बड़े से ब्लैक वाले पड़े थे, क्या ब्लैक वाले क्या पड़े थे? स्लिपर्स, उनके पास में रख दिया. A smiling रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. एक बड़ी हंसते मुस्कुराते रुकुमनी ने धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला. ठीक है. तो पहले तो किसी ने दरवाज़ा खोला, तभी वो लोग बाहर आए होंगे, अंदर आए होंगे. ठीक है. तो पहले दरवाज़ा खोला, रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला. उसके बाद में रवि और मीना एकदम से बाहर भागे और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचना शुरू कर दिया. ये हो गया सेकेंड. फिर मृदु ने बोला कि रुको, मुझे अपने जूते तो उतारने दो. ये हो गया थर्ड. फिर उसने आराम से जूते उतारे, उनको बड़े सलीके से, बड़े से ब्लैक जूतों के पास में रख दिया.
तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DBAC, DBAC ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट, आगे इसके आगे का ट्रीटमेंट यूजलेस, बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं है उस ट्रीटमेंट का। द डॉक्टर कंक्लूडेड, डॉक्टर ने ये कंक्लूजन दिया, वुड बी, तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने ये कंक्लूजन दिया, कंक्लूडेड फर्दर दैट, उसके आगे ये कंक्लूजन दिया कि आगे कोई भी ट्रीटमेंट चलाना, ट्रीटमेंट वुड बी होगा, क्या होगा, यूजलेस होगा। सो सी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए सेकेंड स्टेटमेंट है, डी थर्ड स्टेटमेंट है और बी फोर्थ स्टेटमेंट है। बी फोर्थ स्टेटमेंट है, तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, CADB, CADB ऑप्शन ए इज करेक्ट। वी कैन नॉट अचीव सक्सेस अंटिल दिस एंटिक्वेटेड, एंटीक क्या होता है, पुराने कोई चीज़ होती है, पुराना आर्टिफैक्ट होता है कोई, है ना, कुछ चीज़, तो एंटिक्वेटेड मतलब पुरानी कोई चीज़, तो पुरानी पॉलिसीज़ आर नॉट अमेंडेड, हम लोग सफलता नहीं हासिल कर सकते जब तक ये पुरानी पॉलिसीज़ चेंज ना की जाए, ठीक है। तो सिनोनिम बताना है एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड का मतलब पता चल गया, आउटडेटेड, पुरानी, आउटडेटेड ऑप्शन ए इज करेक्ट। करंट मतलब अभी की, न्यू मतलब नहीं, अपडेटेड मतलब जिनमें विस्तार कर दिया गया है मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, तो हो गया अपडेटेड। इट वुड बी प्रूडेंट टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, समझदारी, बुद्धिमानी, कि अगर हम थोड़ा समय रुक जाते हैं इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले तो बड़ी समझदारी की बात होगी। तो प्रूडेंट के स्पेलिंग होते हैं PRUDENT, ना कि PROO, क्या होता है, PRUDENT। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। No sooner had I finished my final exam that my friends invited me to join them on a trip to Europe. No sooner के साथ में than होता है, no sooner, हमने पहले भी ये चीज़ करी है, than ना कि that। Final exam, then my friends invited me to join them on a trip to Europe, ठीक है। So then option then B is correct। देन उस समय, जब हुआ उस समय, ठीक है। सो ऑप्शन बी देन इज करेक्ट। द रिच शुड हेल्प द पुअर, न कि पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, एरर कहाँ पर है, पुअर में है, पुअर के साथ में क्या आएगा, द पुअर आएगा। द बेल इज रंग बाय द पियन, पियन बेल को बजाता है, तो बेल इज रंग बाय की बजाय क्या था, पियन, अब इसको एक्टिव वर्ड में कन्वर्ट करना था, द पियन पहले आ जाएगा, रिंग्स the bell, the peon rang the bell, the peon rings the bell, option B is correct. There was an announcement by the director of the company that grabbed the attention of all the employees. यहाँ पे correct spellings से replace करना है, तो देखो announcement के spelling क्या होते हैं, ANNOUNCEMENT, ये होता है announcement के spelling, और grabbed के GRABBED, ठीक है, होते हैं ग्रैब्ड के स्पेलिंग। अब देखो यहाँ पे सिंगल एन है, राइट, तो अनाउंसमेंट के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यहाँ पे डबल बी आना था, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट करेक्ट है और ग्रैब्ड करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Ritika had a narrow escape as she was driving recklessly on the highway. Narrow escape का मतलब बाल बाल बच जाना, ठीक है, एकदम से आप किसी घटना पे थे, आप एकदम बाल बाल बचे, तो इस ईडियम का अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है इसके लिए। केम इन हैंडी, केम इन हैंडी मतलब बड़ा ही यूजफुल था कोई चीज़। कट बोथ हैंड्स, कट बोथ हैंड्स का मतलब होता है दोनों ओर से काम करता है। कॉकसनोक मतलब किसी की निंदा करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशीकरण, अपने देश में जो चीज़ निर्मित हो। स्टूडियस बहुत ही पढ़ाकू। एसिडुअस, एसिडुअस मतलब बहुत मेहनती। और इंजीनियस मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और चतुर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जब नथिंग है साथ में बट इस्तेमाल किया है तो बीच में आएगा नथिंग एल्स बट प्राइड। क्यों? क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा ना अभिमान के अलावा और कुछ नहीं है, तुम्हारे प्राइड के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम जो ये फील कर रहे हो ना तुम्हारा अभिमान है, और बोलते ना कि तुम नहीं, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे तुम्हारा केवल अभिमान। अब प्राइड के दो मतलब होते हैं। प्राइड एक तो होता है कि भाई आप अभिमानी फील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्राइड ये होता है जो आप प्राउड फील करते हैं, गर्वित फील करते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, या ये और कुछ भी नहीं है। जो तुम ये फीलिंग्स झेल रहे हो, जो तुम्हें ये फीलिंग हो रही है, ये केवल गर्व की फीलिंग है और कुछ नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो तुम फीलिंग अभी फेस कर रहे हो, जो फीलिंग तुम्हारे पे आ रही है, ये केवल तुम्हारा अभिमान है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नथिंग एल्स बट प्राइड, option B is correct. The doctors say that majority of the people who attend the fest are ill due to eating of adulterated food. अब adulterated का मतलब होता है मिलावटी खाना। इसका synonym क्या हो गया? spicy. spicy मतलब मसालेदार। lascivious मतलब अश्लील, lustful, contaminated मतलब दूषित, damp मतलब गीला। तो अश्लील खाना भी नहीं खाया, गीला खाना भी नहीं खाया, स्पाइसी खाना भी नहीं खाया, कौन सा खाया? कंटामिनेटेड, दूषित खाना खाया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।